बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 का आर्टिकल 5.6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर हम पहले लीनियर मोशन के हवाले से बात करें तो लीनियर मोशन में या मोशन ऑन ए लाइन में हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करता है, और अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, और इस प्रॉपर्टी को हमने इनर्शिया का नाम दिया था। जबकि एंगुलर मोशन में उसका एनालॉग या काउंटर पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लीनियर मोशन में हमने देखा था कि ये मास असल में उसके इनर्शिया को डिफ़ाइन करता है। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, अगर मास कम है तो इनर्शिया कम है। अब हम देखेंगे कि एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो काउंटर पार्ट ऑफ इनर्शिया है इन दी एंगुलर मोशन वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो वी नो दैट कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रहा है, चूँकि हम सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स F लगती है, और अगर ये फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रही है तो उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी इफ़ इट इज़ पाइवेटेड एट पॉइंट O। यानी हम समझ लें कि ये एक मासलेस रॉड के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है और इस पर फोर्स F लगे, तो उस सूरत में इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस फोर्स, और वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। अब जब ये फोर्स इस पर लगेगी तो ये इसमें असल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज ये O के साथ बंधा हुआ है। अगर ये O के साथ बंधा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी, इवन फोर्स इस पर एक सर्टेन डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो दैट टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क। और अब यहाँ पे चूँकि ये हमारे पास जो A होगा ये अलोंग द टेंजेंट होगा, लेकिन बॉडी अलोंग द टेंजेंट मूव नहीं कर सकेगी, तो इस वजह से हमें इस एक्सेलरेशन को चेंज करना पड़ेगा इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और वी नो दैट ए जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है r इंटू एल्फा, वेयर एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर हम कहें कि F इज इक्वल टू एम आर एल्फा, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बिकॉज द बॉडी विल एक्सपीरियंस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स। जब बात एंगुलर की आ गई तो हम जानते हैं कि फोर्स के काउंटर पार्ट या एनालॉग क्वांटिटी जो एंगुलर मोशन में होती है वो टॉर्क होती है। तो वो हासिल करने के लिए हम दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दें। r इंटू एफ विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वेयर इंटू एल्फा, और r इंटू एफ ये असल में टॉर्क है और इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर एल्फा। और अगर हम इसको देखें तो ये टॉर इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर इंटू एल्फा सिमिलर है, एनालॉगस है एफ इज इक्वल टू एम ए के, जो लीनियर मोशन की सूरत में होती है। यानी अगर हम ये समझ लें कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है एंगुलर मोशन में वही काम टॉर्क करेगी। लीनियर मोशन में ए एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोशन में वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो क्वांटिटी होगी यानी मास, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एम आर स्क्वेयर। मतलब ये कि ये हमारे पास वो क्वांटिटी होगी जो उसके इनर्शिया को रिप्रेजेंट करेगी। अब चूंकि ये लीनियर इनर्शिया को तो हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एंगुलर इनर्शिया हो जाएगा। इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह लीनियर मोशन में मास अगर ज़्यादा है तो किसी बॉडी की स्टेट को तब्दील करना मुश्किल काम होता है, यहाँ पे एंगुलर मोशन में सिर्फ मास नहीं बल्कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन पर भी ये डिपेंड करेगा कि अगर डिस्टेंस
या मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब उसको रोकना या उसको चलाना उतना ही मुश्किल काम होगा। आप ये समझ लें कि एक रस्सी के साथ अगर हम पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं तो अगर वो किसी जगह पे जाके टकराता है, यही रस्सी के साथ बांध के घुमा रहे हैं, वो यहाँ पे आके टकरा रहा है, तो उस सूरत में ये जो जितनी फोर्स लगाएगा या इसको रोकने के लिए जितनी फोर्स हमें वर्क करना पड़ेगा वो उसके मुकाबले में ज़्यादा होगा अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए। यानी अगर ये इस तरह घूमता हुआ जाके इस जगह पे टकराए तो उस सूरत में वो ज़्यादा फोर्स के साथ टकराएगा, या हम इस तरह कह लें कि उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो बॉडी की स्टेट को चेंज करना मुश्किल होगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो बॉडी की स्टेट को चेंज करना आसान होगा। तो ये हमारे पास एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ मास आता है विच इज़ इक्वल टू mr², और इसको हम जाहिर कर देते हैं I के साथ। तो वी कैन से दैट फॉर ए सिंगल पार्टिकल I इज इक्वल टू mr²। लेकिन अगर एक रिजिड बॉडी हो, एक ऐसी बॉडी है जो मूव कर रही है अबाउट एन एक्सिस, रोटेट कर रही है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी में से ही पास कर रहा है, तो उस सूरत में क्या सूरत हाल हो सकती है। फ़र्ज़ करेंगे हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये इसका पिवट पॉइंट है और ये इसके गिर्द रोटेट कर रही है, लेट्स से कि इन दिस डायरेक्शन। अगर ये इस तरह रोटेट कर रही हो तो उस सूरत में इसका हर पार्टिकल या हर पॉइंट ही रोटेट कर रहा होगा, लेकिन हर पॉइंट का मास डिफरेंट हो सकता है, या हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो सकता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारा बॉडी छोटे छोटे मासेस से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी ये तमाम बॉडी छोटे छोटे बॉडीज से मिलकर बना हुआ है। मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ यहाँ पे शो कर दिए। फ़र्ज़ करेंगे ये M1 है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट R1 है, ये M2 है, इसका डिस्टेंस R2 है, इसको M3 कह लें, ये R3 डिस्टेंस है, M4 है, M4 है, इसका डिस्टेंस R4 कर लेते हैं। इसी तरह करते करते ये Mn है और इसका डिस्टेंस Rn है। अगर ये कोई एक M1 जब मूव कर रहा होगा तो M2, M3, M4, M5, Mn सारे ही मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि हर बॉडी मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन उसका डिस्टेंस और मास डिफरेंट हो सकता है। अगर हम कहें कि हर बॉडी पर जो लगने वाली फोर्स F है तो M1 का जो टॉर्क होगा वो आ जाएगा M1 R1 स्क्वेयर इंटू α1। सेकेंड बॉडी के लिए ये M2 R2 स्क्वेयर इंटू α2। इस इक्वेशन से हम लिख रहे हैं। टॉर्क 3 क्या आ जाएगा जी थर्ड बॉडी के लिए, M3 R3 स्क्वेयर α3 होगा, और इसी तरीके से टॉर्क n इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वेयर αn हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि ये बॉडी रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब रिजिड है तो उनके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या जो उनके मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान फासला होता है वो सेम रहता है। अब अगर मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान फासला सेम रहता है तो इसका मतलब M1 का जो एक्सेलरेशन होगा M2 का एक्सेलरेशन भी वही होगा, M3 का एक्सेलरेशन, यानी अगर इस पर फोर्स लग रही है और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो तमाम हिस्सों पर एक जैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि बॉडी ने एज ए होल मूव करना है। कोई भी M4 M3 से पीछे नहीं रह सकता या M3 M4 से आगे नहीं गुजर सकता। तो इसका मतलब α1 α2 α3 ये सारे आपस में बराबर होंगे। मैं इनको तमाम को अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम हमारे पास अल्फ़ा के बराबर होंगे, और अगर ये तमाम अल्फ़ा के बराबर हैं तो उसका मतलब क्या आ जाएगा कि टॉर्क हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगा, तमाम टॉर्क को जमा कर लेंगे अप टू
तो यहाँ से अल्फ़ा तमाम में कॉमन आएगा, हर वैल्यू को हमने अल्फ़ा लिखा, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास बचेगा वो आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर, और इन तमाम के साथ अल्फ़ा कॉमन ले लिया हमने। अब अगर ये अल्फ़ा कॉमन है तो इसका मतलब ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो टॉर्क हम लिख सकते हैं I इंटू अल्फ़ा, ताकि हमारे पास तो थोड़ी सी सिमेट्रिकल इक्वेशन बन जाए इस जैसी, ये लीनियर मोशन के लिए, ये एंगुलर मोशन के लिए। तो यहाँ से टॉर्क हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर आ रही है, या मैं इसको लिख सकता हूँ mi/r स्क्वेयर, I वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू अल्फ़ा। तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टॉर्क की वैल्यू में देखा जाए तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो रिजिड बॉडी के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n mi/r स्क्वेयर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए हमें ये टेक्निक इस्तेमाल करना होगी कि हम उस ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और हर हिस्से के लिए अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करके उन तमाम को ऐड कर देंगे। तो ये था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ रेगुलर बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्री डिफाइंड हैं जो हमें खुद करने की, यहाँ पे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। वो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए थिन रॉड है, दैट इज़ द I इज़ इक्वल टू 1/12। जैसे थिन रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 1/12 ml स्क्वेयर। इसी तरह थिन रिंग या हूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। थिन रिंग या हूप का मतलब यह है कि जो सेंटर से खाली होगा, एक सर्कुलर फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, तो उस सूरत में ये mr स्क्वेयर के बराबर होगा। जबकि अगर ये सॉलिड डिस्क हो, जैसे एक कॉइन होता है या सॉलिड डिस्क अगर है, तो उस सूरत में ये हमारे पास सिलेंडर की सूरत में ये 1/2 mr स्क्वेयर के बराबर होता है। और अगर ये एक स्फीयर है तो उस सूरत में ये 2/5 mr स्क्वेयर के बराबर है। ये फार्मूले हमने याद रखने हैं क्योंकि ये फार्मूले हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी और अगले आर्टिकल्स में भी, तो इनको हमने इस्तेमाल करना है, इसलिए इनको एज इट इज़ हमें याद करना होगा। तो यहाँ पे हमें इनको ड्राइव नहीं कर रहे, लेकिन ड्राइव करने की टेक्निक हमारे पास यही होगी, I इज़ इक्वल टू सिग्मा mi/r स्क्वेयर। तो ये था जी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होप आप लोगों को आज का आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।